Hello viewers, welcome in my science modifier channel. Today we discussed about some topics from here. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ लिखे गए कुछ टॉपिक्स को जो कि मतलब पिछले पार्ट में छूट गए थे। पार्ट फर्स्ट में ये सब डिस्कस नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो हम लोग इस वीडियो में उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए, हाँ, इसे शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारा लेटेस्ट अपलोड आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और ज़रूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाने में भी हमारी मदद करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, आयन। आयन है क्या? कोई परमाणु या अणु होता है जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाता है आकर, तब वो आयन का रूप लेता है। क्या लेता है? आयन का रूप। यानी कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले लिया हो या फिर किसी को दे दिया हो, उसी प्रकार से एक दो तीन इलेक्ट्रॉन भी लिया या दिया जा सकता है। तो अगर किसी को दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया गया है तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने निगेटिव पॉजिटिव आयन को समझने का प्रयास किया, क्योंकि अब कोई भी अगर लेता है किसी से कर्ज, अगर लेता है तो वो निगेटिव होता है, मतलब उसका बैलेंस जो है वो निगेटिव में जाता है, माइनस में जाता है। लोग आमतौर पर भी बोलते हैं कि मैं इतना माइनस में हूँ, मैं इतना माइनस में हूँ, जीरो पर हूँ, मेरा बैलेंस जीरो है, मेरा बैलेंस निगेटिव है, मेरा बैलेंस पॉजिटिव है। निगेटिव का मतलब हुआ कर्ज में है, पॉजिटिव का मतलब हुआ उतना बैलेंस में है, और जीरो का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद बात आती है मोल अवधारणा की। मोल अवधारणा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो मोल अवधारणा की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम लोग रिएक्शन वगैरह करवाते हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है कितना मोल कौन सा पदार्थ लेना है, ठीक है। कितना मोल कौन सा पदार्थ लेना है और उसका रिएक्शन करके आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोडक्ट और कितना तैयार होता है, ये सब वहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसकी मात्रा को स्टडी करने के लिए, मात्रा के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए, मात्रा बताने के लिए, मात्रा को समझने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही लेस अमाउंट में ज़रूरत होती है केमिकल्स की, ठीक है। तो वो केमिकल्स को मतलब कि मात्रा के तौर पर बताने के लिए या समझने के लिए मोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तीसरी बात है मोल द्रव्यमान। मोल द्रव्यमान क्या है? एक मोल में, एक मोल जो होता है उसमें पार्टिकल्स जो है उसकी संख्या को आंक लिया जाता है, उसकी संख्या को फिक्स किया गया। अब उसी फिक्स संख्या के द्रव्यमान को बार बार निकाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल। तो ये एक मोल में कितना पार्टिकल्स आता है हम इसे भी देख लेते हैं। उसे ही अवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है, जिसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। आइए देख लेते हैं एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इतना पार्टिकल्स जो है एक मोल में होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन, ठीक है। इसे एन की तरह भी सूचित किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है, जो कि कहलाता है अवोगाद्रो अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नियतांक। क्योंकि अवोगाद्रो साइंटिस्ट का नाम है, तो अवोगाद्रो जो है साइंटिस्ट, उन्होंने ही इसका खोज किया था, इसलिए उनके नाम से जुड़ा हुआ इसका भी नाम है अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नियतांक भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो
हम लोगों ने मोल द्रव्यमान जो है उसको समझने का प्रयास किया। अब हाँ, यहाँ देखना होता है कि इतने पार्टिकल्स का किसी भी तत्व के इतने पार्टिकल्स का कितना वेट आएगा, कितना मास आएगा, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसी को मोल द्रव्यमान बोला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सब्जी मार्केट का। आलू का साइज अलग अलग होता है। सेम साइज का 5 आलू ले लिया जाए, छोटा साइज का। बड़ा साइज का मतलब टमाटर ले लिया जाए, उससे भी बड़ा साइज का तरबूज ले लिया जाए, ठीक है। तो सब पार्टिकल्स की संख्या अगर सेम हो, हर एक की संख्या सेम हो, तो किसी का वजन जो है ज़्यादा आएगा, किसी का वजन कम आएगा, किसी का वजन उससे भी कम आएगा, किसी का वजन उससे भी ज़्यादा आएगा। मतलब सबका वजन जो है डिफरेंस आएगा, सब में डिफरेंस रहेगा कुछ ना कुछ। तो उसी प्रकार से हर एक पदार्थ के 1 मोल का जो है द्रव्यमान वो अलग आता है, ठीक है। अब उसमें पार्टिकल्स की संख्या सेम रहती है, ठीक है। यही अगर गैसियस स्टेट की बात की जाती है तो इतने पार्टिकल्स का जो है वो आ जाता है आयतन 22.4 लीटर। ये जो है एम से सूचित किया जाता है। मोलर मास को कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है। अब इसे मोलर मास भी बोलते हैं, जैसा कि लिखा हुआ भी है। अब ये मोलर मास जो है परमाणुओं के लिए परमाणु भार होता है, ठीक है। परमाणुओं के लिए परमाणु भार होता है, अणु के लिए अणु भार होता है, आयन के लिए आयन भार होता है। तो हम लोगों ने इन सारी बातों को जाना। अब उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से इसका अणुभार निकाला जाता है। परमाणु भार तो आपको वैसे भी पता होता है कि टेबल उसका बना हुआ है, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसके भी बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग उसमें जानेंगे कि किस प्रकार से किस तत्व का वजन कितना होता है ना, उसका रिलेशन क्या होता है परमाणु क्रमांक के साथ। तो लगभग आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ ही तत्व हैं जिन्हें आपको मतलब देखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा, बाकी सबका आपको पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा निकाल के द्रव्यमान किसी अणु का। जैसे हम ले लेते हैं CH4। इसका थोड़ा सा इस तरह से लिखना पड़ता है। CH4 ये क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। इसमें कार्बन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। तो देखते हैं कितना इसका टोटल अणुभार आता है। तो कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 6 होता है। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने देखा था कि कार्बन का जो है AMU में जो यूज हो रहा था, इसका भार को 12 मान लिया गया था। कितना माना गया था? 12 AMU, ठीक है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो है C का 6 हो रहा है परमाणु क्रमांक, तो इसका द्रव्यमान 12 हो जाएगा। H का 1 होता ही है और ये 4 परमाणु है H का, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तब क्या आ जाएगा? 12 और 4 गुना 1 4 ही आएगा। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये हुआ अणुभार। किसका हुआ? अणुभार, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल मेथेन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने अणुभार भी मापने का प्रयास किया। हम लोग अब बढ़ेंगे संयोजकता की तरफ। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं संयोजकता है क्या। संयोजकता किसी तत्व द्वारा ग्रहण या फिर डोनेट किए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी उसकी क्षमता होती है किसी को डोनेट करने की या फिर किसी से रिसीव करने की,
जितनी क्षमता होती है, मतलब किसी को देने की, किसी से लेने की जो उसकी क्षमता होती है, उसी को संयोजकता बोली जाती है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन इंग्लिश वैलेंसी। उसे इंग्लिश में वैलेंसी कही जाती है। क्या कही जाती है? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी परमाणुओं के या किसी अणु या परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या प्रदान करने की क्षमता, या फिर बोल सकते हैं मतलब संयोग करने की जो क्षमता होती है, रिएक्शन करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। इसे हम लोग माप कैसे सकते हैं, पता कैसे चला सकते हैं कि किसी भी तत्व का वैलेंसी कितना होता है? तो आइए देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और उसके जरिए हम लोग समझ पाएंगे कि हमें क्या करना होता है। Na, ये क्या है? ये सोडियम है और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 11 है। अब आप लोग को पता तो होगा ही कि 11 अगर परमाणु क्रमांक है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 11, और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 11, और जेड मतलब परमाणु क्रमांक भी कितना है? 11। ठीक है, तो हम लोग एक मॉडल बनाते हैं इसका जो है परमाणु संरचना। ये हो गया Na का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, कितना हुआ? 7 हुआ, 8 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई? 11। अब देखने वाली बात है कि हर एक तत्व चाहता है कि उसका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था में रहता है। तो उसके लिए जो है परमाणु करता क्या है कि या तो उसे इलेक्ट्रॉन उतना किसी से लेने में सुविधा होती है तो वो किसी से ले लेता है, रिसीव कर लेता है, या फिर अगर देने में उसे आसानी होती है तो क्या करता है? डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको और 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना मुश्किल का काम है, और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना बहुत इजी है, आराम से दे सकता है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप 2 भाई हैं या फिर 2 दोस्त हैं और आपके पास 1 लाख रुपया है, दूसरे के पास 4 लाख रुपया है, ठीक है, और कहीं पर जमीन मिल रही है 5 लाख में, तो जमीन लेने का सबसे ज़्यादा अधिकार किसका होगा? जिसके पास 4 लाख है। तो 1 लाख वाला क्या करेगा? उसको डोनेट कर देगा कि लो अभी तुम ले लो, बाद में हम लेंगे, हमें कभी मदद कर देना। तो यही बात होती है यहाँ भी। Na क्या करेगा? सोडियम क्या करेगा? कोई इसके साथ जो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला जो होगा उसको क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। ठीक है, और डोनेट करने के तुरंत बाद क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी Na जो है ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ग्रहण कर लेगा। ठीक है, किसी को जब डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कोई भी परमाणु या कोई भी अणु, लेकिन जब वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो कर्जदार हो जाता है, इसलिए उसको निगेटिव साइन से, जैसे Cl होता है, ये निगेटिव साइन से दिखाया जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आशा करता हूं कि आप लोग इन सारे फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यही जो है सबसे पहले यहाँ पर आयन या फिर निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन पढ़ने का था, बस यही कंडीशन के तौर पे यहाँ आयन जो है कन्वर्ट होता है। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।